नांदेड़ उर्दू घर के इफ्तिताह के मेहमान खुसूसी जिनके हाथों से इफ्तिताह किया गया वो महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला PWD मिनिस्टर नांदेड़ के निगरा वजीर आली जनाब अशोक चौहान साहब, अक़लियती उमूर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट विश्वजीत कदम जी, साबिक मिनिस्टर नसीम खान साहब, हमर्डे साहब, इस शहर की मेयर साहिबा, हमारी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी जयश्री मुखर्जी, कलेक्टर साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमानान और आज के इफ्तिताह के प्रोग्राम में आए हुए तमाम भाई और बहनों, आज एक हिंदुस्तान की अजीमुशान शख्सियत जो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला रहे, वज़ीर दिफा रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे और महाराष्ट्र के वज़ीर आला भी रहे, उनकी यौम पैदाइश का जश्न भी आज पूरी तरह से हम मनाने का काम कर रहे हैं। और जब हुकूमत महाराष्ट्र में बनी और अक़लियती उमूर मेरे पास जिम्मेदारी देने के बाद अशोक राव जी की हमेशा ये कोशिश रही कि जो उर्दू घर की तामीर पूरी हो चुकी है, जो 2014 में जिसका संग बुनियाद रखा गया, उसे जल्द से जल्द उसका इफ्तिताह किया जाए। और हम लोग मार्च महीने में इसका इफ्तिताह करने वाले थे। 22 मार्च को कोविड लग गया और हर बार ये कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द नांदेड़ के उर्दू घर का इफ्तिताह किया जाए। और मुझे लगता है अशोक राव जी वक्त मुतय्यन था, तय था, और शंकर राव जी के यौम पैदाइश का दिन मुकर्रर हुआ और आज हम लोगों ने इफ्तिताह करने का काम किया है। हम लोग जहाज में आ रहे थे, आपने चर्चा की कि इस उर्दू घर का नाम इस मुल्क के अजीमुशान फनकार मरहूम दिलीप कुमार साहब के नाम से मंसूब करना चाहिए। नसीम खान साहब ने वो मांग रखी, आपने उसकी तायीद कर दी, तो मुझे लगता है कि नाम मंसूब करना ये हमारा फ़र्ज़ है और हम उसको मंसूब करने का काम करेंगे। उर्दू के लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो दीगर कौमों के लोग यहाँ पर हैं, उनको समझना पड़ेगा कि उर्दू ज़ुबान, उर्दू का मतलब होता है लश्कर, फौज। और उर्दू ज़बान दुनिया के किसी कोने से हिंदुस्तान में नहीं आई। इस मुल्क के अंदर बहुत सारी कौमें आईं, संस्कृत बोलने वाले लोग इस मुल्क में रहे, अरबी बोलने वाले इस मुल्क में आए, फारसी बोलने वाले इस मुल्क में आए, और दुनिया की बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले कबीले, हुक्मरान इस मुल्क में आए। और आम बोलचाल से जो एक नई ज़ुबान पैदा हुई, जो नई भाषा बनी, उसी का नाम उर्दू है और इसे लश्करी ज़बान के नाम से लोग जानते हैं। और ये भी बात सच है कि उर्दू पहली बार अगर किसी सरजमी पे लिखी गई तो दक्कन की सरजमी पे लिखी गई और पहली बार उसको पहचान इसी दक्कन ने देने का काम किया, ये भी सच्चाई है। हाँ, उर्दू के इब्तिदा में दक्कनी असरात उस पर थे। हैदराबाद और उसके अतराफ़ का जो इलाका था, निज़ाम का इलाका, उसका कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा असर था। लेकिन लश्करी ज़बान होने के बाद हुक्मरानों ने पूरे मुल्क में उसे फैलाया
और इस मुल्क की ज़ुबान बन गई और नफीस दिल्ली से होकर लखनऊ पहुंच गई और उसमें नफासत आ गई। लेकिन लोगों को ये लगता होगा कि इस मुल्क के अंदर ये ज़ुबान कहीं से आई है। हमें लगता है वो सरासर गलत है। ज़बानें एक ही है। जिसे देवनागरी लिपि में लिख दिया गया वो हिंदी बन गई, और जिसे पर्शियन लिपि में लिख दिया गया वो उर्दू बन गई। दोनों ज़बान एक है, लिखावट अलग है, और आम बोलचाल की ज़बान को ही उर्दू कहा जाता है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक ऐसी सरजमी है जो उर्दू के लिए सबसे जरखेज़ जमी है। आज हिंदुस्तान के अंदर बोले पढ़ने जाने वाली हिंदी के बाद सबसे दूसरे नंबर की ज़बान उर्दू है, और महाराष्ट्र में भी मराठी के बाद बोलने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का जो भी एक जरिया है वो महाराष्ट्र की सरजमी पे भी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, अगर उर्दू स्कूल किसी सरजमी पे होंगे तो महाराष्ट्र की सरजमी पे हैं। वो भी सरकारी मदद के साथ इस महाराष्ट्र की सरजमी पे चलते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस ज़बान को हम पढ़ाते हैं, जिस ज़बान से हम बहुत सारे तालिब इल्म पैदा करने का काम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ करने की भी जिम्मेदारी हुकूमत संभाले। बार बार जिस शहर में जाता हूँ एक कागज़ मिल जाता है कि उर्दू एकेडमी का गठन कब करोगे। लेकिन 3 पार्टी की सरकार है, जब तक इत्तेफाक राय नहीं बनती तब तक एकेडमी नहीं बनती। लेकिन अशोक राव जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उर्दू एकेडमी बने तो उस पर सियासी लोगों को नाफिज करने का हम काम ना करें। जो उर्दू अदब से जो मुंसलिक हैं ऐसे ही लोगों को हम बैठ कर तय करें ताकि उर्दू का काम महाराष्ट्र की सरजमी पे अच्छा हो पाए। साथ ही साथ उर्दू घर का आज इफ्तिताह किया गया। मालेगांव में एक उर्दू घर बनकर तैयार है। एक कल्चरल सेंटर के नाम से इमारत वहाँ पे नागपुर में भी तैयार है। हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने उसका पूरी तरह से किस तरह से सेटअप होगा उसका जीआर निकाल कर देने का काम किया। जैसा कि हम लोगों ने, आपने मंत्रालय में मीटिंग में कहा था कि उर्दू घर ये शादी खाना ना बन जाए, इसको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो शादियां यहीं हो नहीं पाएगी। ऐसा आदेश हम लोगों ने जारी करने का काम किया है, हुक्मनामा। एक अच्छा इदारे की तरह ये बनाया गया उर्दू घर है। एक अच्छा सा कल्चरल हॉल है, यहाँ पे मुशायरे हो, ड्रामा हो, कल्चरल प्रोग्राम हो। और सिर्फ ड्रामा उर्दू ज़ुबान का नहीं, अगर मराठी के ड्रामे भी होते हैं तो इस हॉल का इस्तेमाल हो ताकि ज़बानों का आदान प्रदान हो। हमारा उर्दू मीडियम के बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग मराठी पढ़ाने की एक प्रोग्राम बनाने का काम किया है। अगर यहाँ से मराठी लैंग्वेज को भी सिखाने का प्रोग्राम हो सकेगा तो पूरी तरह से यहाँ से हम लोग जारी करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं ग्रेजुएट नहीं हो पाते, आधे में तालीम छोड़ देते हैं। मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है वो पूरे मुल्क के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए ग्रेजुएशन के कोर्सेज चलाती है। उसका भी सेंटर यहाँ बने ताकि यहाँ पे जिन लोगों ने गरीबी की वजह से 10वीं पास करके छोड़ दिया उनको भी ग्रेजुएशन कैसा मिले, पूरी तरह से हम लोग जिम्मेदारी लेके वो काम करेंगे। यहाँ पे डिमांड आई कि यहाँ पे अलग अलग तरह की क्लासेस चलनी चाहिए। जो भी कलेक्टर साहब है, यहाँ के कमेटी के लोग हैं, तय करेंगे वो यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। हम लोग उसमें कोई मुदख्खल करने का काम नहीं करेंगे। अशोक राव जी ने कहा कि स्किल को लेके भी कुछ काम होना चाहिए। आपके डीपीडीसी में हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3% स्किलिंग के लिए कंपलसरी वो पूरा प्रोविज़न करके रखा है। आपके पास अपना फंड है। यहाँ पे जो क्लासरूम है अगर उसको स्किल सेंटर करके रजिस्टर करोगे और यहाँ स्किल सेंटर के जरिए भी अगर शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला के लोगों को स्किल करके रोज़गार देने का भी कोई कार्यक्रम चलाना चाहते हैं तो ये उर्दू घर की कमेटी प्रस्तावित करे। और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास है, उसको भी हम ट्रेनिंग सेंटर की मंजूरी देने का काम करेंगे। हम लोग वादा करने का काम करते हैं। आज यहाँ पे आज यानी दिलीप कुमार साहब का यहाँ पे नाम रखने का प्रस्ताव रखा गया। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एक बहुत मारूफ शख्सियत थी, एक फनकार थे, इसलिए उसके नाम रखने का प्रस्ताव यहाँ पर आया। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ
कि दिलीप साहब की भी इब्तदाई तालीम ये उर्दू मीडियम अंजुमन इस्लाम वीटी से ही हुई थी, ये सच्चाई है। और जिस स्कूल के तालिब इल्म वो थे, मेरी खुशनसीबी है कि बचपना मेरा भी उसी स्कूल से, मैं भी 11वीं का इम्तिहान पास करके अंजुमन इस्लाम से हम लोगों ने मैट्रिक करने का काम किया। अगर वो दिलीप कुमार का नाम इस उर्दू घर को दिया जा रहा है तो उर्दू की एक मायना शख्सियत भी दिलीप कुमार साहब थे। सिर्फ उर्दू ज़ुबान पे ही उनका पूरा इख्तियार नहीं था, वो दुनिया की बहुत सारी ज़ुबानें, वो पर्शियन बोलते थे, वो अंग्रेजी में महारत रखते थे, हिंदी में महारत रखते थे, तमिल भी जानते थे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनके ज़रिए लोगों के सामने आई है। एक फ़नकार वो थे। आज यहाँ पे किरदार एकेडमी के हमारे इकबाल नियाजी साहब है, जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोग्राम रखने का काम किया। उर्दू के बड़े फ़नकार हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू एकेडमी जब क़याम में आएगी तो उर्दू घरों का इस्तेमाल उर्दू एकेडमी के इन्वॉल्वमेंट से भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मांग की गई कि 1000 करोड़ रुपए का बजट करने का काम किया जाए, और आपने मांग रखी कि यहाँ पे एक लड़कियों का तो हॉस्टल है, लेकिन लड़कों का भी हॉस्टल बने, पॉलिसी नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द पॉलिसी कैबिनेट के सामने लाकर नांदेड़ में एक लड़कों का भी हॉस्टल बनाने का, अक़लियतों का हम काम करने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, पिछली कैबिनेट में अशोक राव जी थे, आज भी कैबिनेट है, हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन हॉस्टल नसीम भाई बनाने की पॉलिसी तो बनी, लेकिन हॉस्टल में लोग रहते नहीं थे, लड़कियां रहती नहीं थी, ये सच्चाई थी। ये लड़कों के हॉस्टल जो हमारा PMGBK के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है, हमने कुछ लड़कों के भी हॉस्टल बनाए, लेकिन हॉस्टल में बच्चों की तादाद इतने बड़े पैमाने पे नहीं है। बहुत सारे हॉस्टल हैं जहाँ पे 30% 20% लोग थे और पूरा हॉस्टल खाली रहता था, ये सच्चाई है। लेकिन हमने फैसला किया, हमारे डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी साहिबा यहाँ पर है, हमने फैसला किया कि हॉस्टल में जो आमदनी का हमने लिमिट, गांव से आने वाले बच्चों का 1.25 लाख था, शहर में रहने वालों का 2.5 लाख था, हमने सभी बच्चे जिनकी आमदनी परिवार की 8 लाख होगी वो सभी उस हॉस्टल में मुफ्त में रह सकते हैं, इस तरह का फैसला किया। लेकिन सिर्फ वही फैसला करने का काम नहीं किया, अक़लियत को कहीं ना कहीं तालीम से आरास्ता करने का काम करना पड़ेगा, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमत महाराष्ट्र जो MUA की सरकार है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार, अक़लियतों की तालीमी दर्जा आगे बढ़े, उनका माशरा ठीक हो, ये जिम्मेदारी जब हमने ली तो हम लोगों ने फैसला किया है कि हॉस्टल में रहने वाले, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर महानगर पालिका के हॉस्टल में रहता है तो 35,000 रुपया सालाना उसको खाने का वजीफ़ा देने का काम करेंगे। इस तरह का फैसला हम लोगों ने करने का काम किया। अगर जिले के हॉस्टल में रहता है तो उसको 30,000 रुपये वजीफ़ा लड़की लड़के दोनों को देने का फैसला किया गया। और मुझे लगता है हम लोग नहीं हैं, लेकिन मिनट्स आज कंफर्म हो गई होगी और आज ही सरकार लोगों को बता देगी। और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद वो गरीब बच्चे जो गाँव से शहरों में आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अगर वजीफ़ा मिलने लगेगा तो उस गरीब बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के मैदान में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारी बातें मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जिनकी यौम पैदाइश हम मनाने का काम कर रहे हैं, शंकर राव चौहान साहब का भी उर्दू से एक गहरा ताल्लुक़ था। जिस तरह से नसीम भान ने कहा कि आप लोग तो नांदेड़ के लोग हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तालीम किस तरह से उन्होंने हासिल की। जब भी मेरी मुलाकात, बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग तो बचपना हमारा था जब वो बड़े ओहदे पे फाइज थे, लेकिन बाद में जब MLA बने कभी ना कभी मिलने का मौका मिला। लेकिन उर्दू अदब क्या है, उर्दू बोलने वालों की तहजीब क्या है, जिस तरह से मुंबई शहर में या महाराष्ट्र की दीगर इजला में उनके ज़रिए से बातें पहुंची, इसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। उन्हीं के फैसले से महाराष्ट्र में उर्दू एकेडमी की बुनियाद रखी। हमें लगता है वो आजहानी शंकर राव चौहान साहब उर्दू के फ़रोग़ के लिए सबसे आगे रहे हैं। उनको भी हम लोग खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मुझे लगता है कि दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब एक अजीम शान शख्सियत थी, फ़नकार थे। प्रोग्राम ख़त्म होने के वक्त एक उनको भी खराज अक़ीदत पेश करने का मैं इकबाल नियाजी साहब को बुलाऊँगा कि आप आके उनको खराज अक़ीदत पेश करने का एक प्रस्ताव पेश करें।
और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर खामोशी से उनको खिराज अकीदत पेश करने का काम करेंगे। आगे का प्रोग्राम चलाएं, फिर इकबाल नियाज़ी साहब खिराज अकीदत का प्रस्ताव रखने का काम करेंगे।